आपके ख्याल में कैसा कदम है जो छोटी दुकानों को, किराने वगैरह को उन्होंने फिक्स्ड टैक्स करने की कोशिश की है 3,000 और 10,000? बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन इसमें फिर सवाल वही आता हम्म है, एफबीआर क्या कर रहा है? हम्म हम्म मतलब एक किराने की दुकान, मतलब सीधी सी बात है ना, किराने की दुकान भी डिफरेंट डिफरेंट है ना। हम्म ठीक है, एक किराने की दुकान है वो रोज़ की 5 लाख की सेल करती है, और ऐसी दुकानें हैं लाहौर में। हम्म ठीक है, और एक किराने की दुकान है जो 10 रोज़ की 5,000 की सेल करती है। आप दोनों को एक रेट पे टैक्स कैसे कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं बिलफर्ज, क्योंकि आप नहीं कर सकते, तो मेरा तो सिर्फ एक कंसर्न है, और वो ये कि अगर आप इस तरह की इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जा रहे हैं तो यार एफबीआर को ताला लगाओ। कहीं से तो पैसा निकालो। उसके तो 60-70% एम्प्लॉइज़ को घर भेजो ना, कि भाई तुम्हारे से काम नहीं हो रहा था, इस वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ा है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, अगर काम करना है तो पीएचए में माली की नौकरी है, उधर चले जाओ। फलानी जगह पे क्लर्क की नौकरी है, उधर चले जाओ। फलानी जगह पे ये है। बाकी अगर आप बाबू हैं, आपने सीएसएस किया हुआ है, तो सॉरी, हम आपके शान शान कुछ नहीं कर सकते, और अब आप प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ नहीं कर सकते, तो ये गोल्डन हैंडशेक लें और मूव आउट। कुछ तो करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक ज़रा नॉन बजट सवाल है, हाँ जी। और वो लेकिन है करंट, क्योंकि आजकल पीटीआई गवर्नमेंट, जो पीटीआई वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा शोर ये मचाते हैं कि जी आप नंबर्स देखें जो हमारी हुकूमत में आ रहे थे, तो हमारा तो ग्रोथ रेट 5% से ऊपर था, तो हमें क्यों निकाला? तो ये इस ग्रोथ रेट का क्या मतलब था? कि हमारी इकॉनमी ठीक जा रही थी? अच्छा यार, देखें, बात बड़ी सीधी सी है। ये हमने पहले भी की थी कि शौकत तरीन साहब जब आ गए थे तो उन्होंने इकॉनमी को संभालना शुरू कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ एक मसला है पाकिस्तान का, परपेचुअल, जो हम्म पीटीआई से हल नहीं हो सका था। देखते हैं ये उसको किस तरह हल करते हैं, हम्म और वो है बेसिकली आपके फॉरेक्स का। हम्म ठीक है, हम्म आपका फॉरेक्स रिजर्व अगर मैनेज हो जाए किसी तरह, तो बाकी चीज़ें, मतलब 2012-13 आई थिंक आखिरी साल था जब आपने करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किया था। उसके बाद से आप कॉन्टिन्यूसली करंट अकाउंट डेफिसिट पोस्ट कर रहे हैं, और वो फैलता जा रहा है। मतलब वो 15 अरब तक पहुंच गया अब। 18 अरब टच करके आया था एक ज़माने में वो। ठीक है, अब 18 अरब डॉलर आपको चाहिए है हर साल बाहर से कहीं से, वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आए, वो एड की फॉर्म में आए, वो किसी भी फॉर्म में आपको चाहिए है कि दुनिया में कोई आपको 15-18 अरब रुपया हम्म ला के दिया करे, आपकी जेब में डाल दिया करे। उसके बगैर आपका मसला हल नहीं होता। अच्छा, अब इसके ज़िम्मेदारों का तयन होना, असल चीज़ जो है ना, वो ये असल सवाल ये है ही नहीं कि मतलब वो क्या पॉइंट, ये कि हाँ बिल्कुल सही, पीटीआई जो ग्रोथ के फिगर कह रही है वो पीएमएलएन से बेहतर थे, बिल्कुल थे। हम्म अगर आप मुझसे पूछें तो बिकॉज ऑफ इसहाक डार, द वन एंड ओनली पर्सन, हम्म यहाँ भी असद उमर से। हम्म मतलब पाकिस्तान में जो इस वक्त इकोनॉमिक मैस है, इसके दो बुनियादी जिम्मेदार हैं। एक का नाम इसहाक डार है, एक का नाम असद उमर है। हफीज़ शेख साहब ने भी थोड़ा सा सैलवेज करने की कोशिश की थी। मिफ्ता साहब जब पिछली दफ़ा 8-9 महीने के लिए आए थे अब्बासी साहब के साथ, तब इन्होंने काफ़ी काम कोशिश की थी संभालने की चीज़ों को। शौकत तरीन साहब ने भी चीज़ों को काफ़ी मैनेज किया। अच्छा, मिफ्ता साहब अब भी आ गए जब उनको 4-6 हफ्ते के बाद, मतलब वो लंदन शन हुआ है, तो अब नज़र आ रहा है कि वो, मतलब ही इज़ गेटिंग इन ग्रिप ऑफ थिंग्स। आप देखेंगे मतलब जो वो परेशानियाँ थी, जो मतलब जो आपको एक वो हर रोज़ सुबह उठ के एक हिजान की कैफियत मिलती थी कि जी आज डॉलर ये चपड़ फाड़ के इधर निकल गया और आज पीएसएक्स इधर आ गई। अब और कुछ नहीं, तो मतलब थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी है। इवन मतलब जो बिज़नेस कम्युनिटी वगैरह भी है उसको भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि अब ये रूल्स ऑफ गेम है। अगेन महीना 2 महीने लेंगे, उसके हिसाब से वो अडेप्ट करेंगे और चलना शुरू कर देंगे। जो शॉक आने थे प्राइस इंक्रीज़ के, वो मोस्टली आ चुके हैं। एक आधा कोई और आएगा, जितना जल्दी आ जाए अच्छा है। लेकिन फंडामेंटल मसला अपनी जगह पे कायम है, और वो ये है कि आपके पास, आपको डॉलर चाहिए। ठीक है जी, डॉलर चाहिए का इसहाक डार साहब ने हमारे साथ जो मतलब मामला मज़ीद बिगाड़ दिया था, वो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कहा कि जी जहाँ से, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब गई थी वो एक्चुअली बड़ी अच्छी फिस्कल पोजीशन में पाकिस्तान को छोड़ के गई थी। मतलब आपका करंट अकाउंट सरप्लस था, आपकी एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे थी, जिसको पीटीआई ने सिर्फ अपने आखिरी साल में आगे, मतलब 10 साल लगे पूरे, उसमें दुनिया की इन्फ्लेशन वगैरह भी ऐड कर लें, सब कुछ ऐड कर लें, तो इन रियल टर्म्स क्वांटिटेटिवली वॉल्यूमेट्रिकली, वो मतलब वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे आपकी एक्सपोर्ट्स अभी भी उससे कम है जो आपने 2012-13 में की थी। वो एक अच्छी कंडीशन इनको मिली थी, सिवाय एक एनर्जी का मसला था। ठीक है, इसहाक डार साहब ने कहा कि जी हम इसको, मतलब हमारे पास स्पेस है। इन्होंने एक्सटेंसिव बोरोइंग करनी शुरू कर दी, डॉलर डिनोमिनेटेड। जाहिर सी बात है, जब आपने लेने हैं तो कभी देने भी हैं।
ठीक है, और वो देने वाला चक्कर वही कि मतलब जब देने का टाइम आया तो और वो वो मिफ्ता कहा साहब ये कि मियाँ साहब ने आते साथ एनर्जी का मसला ख़त्म कर दिया। वो एक्चुअली मियाँ साहब को 2 साल लगे थे उसको ख़त्म करने में, लेकिन वो तरीका उसका क्या था, उसका तरीका यही था कि एक तो ऑयल की प्राइसेस नीचे चली गई, मतलब बेसिकली ऑयल रच के फूका गया, फिर गलत प्रायोरिटीज़ के ऊपर इन्होंने पावर प्लांट लगाने शुरू कर दिए LNG के अंदर और इम्पोर्टेड कोल के अंदर, ठीक है जी, और उससे भी मतलब एनर्जी मिक्स बिल्कुल ही बिगड़ गया, ठीक है। फिर हुकूमत ने खुद पैसे दे दे के प्लांट लगाने शुरू कर दिए, जो गवर्नमेंट का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पंजाब गवर्नमेंट ने 3 प्लांट लगाए, फेडरल गवर्नमेंट ने 2 प्लांट लगाए, ठीक है जी, मतलब वो $4-5 बिलियन आपने उधर या लाइबिलिटी उठा ली या इन्वेस्ट कर दिया। तो वो सब चीज़ों की वजह से मामलात बिगड़ना शुरू हो गए। जब बिगड़ना शुरू हो गए फिर उसके बाद ये हुआ कि पनामा आ गया। पनामा आया तो मियाँ साहब चले गए। मियाँ साहब जब चले गए तो उसके बाद अब्बासी साहब की गवर्नमेंट आई, मिफ्ता साहब आए, वो ज़रा थोड़े से समझदार पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बात बताने की कोशिश की कि हमसे पीछे वाले जो हैं वो खच मार गए हैं, और उसको उन्होंने थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश भी। उनके पास 8 महीने की विंडो थी, इलेक्शन भी था, वो जितना कुछ कर सकते थे उसके अंदर उन्होंने किया। दे एक्चुअली डिड अ रीजनेबली गुड जॉब। मतलब वो डॉलर उन्होंने 105 से 124 पे लेके गए, मुश्किल फ़ैसला था, दे डिड इट। उसका जो मतलब इन्फ्लेशन इम्पैक्ट था वो भी कंट्रोल करने की कोशिश की। फ्यूल प्राइसेस वगैरह भी उन्होंने मतलब जो ज़रूरतें थी बिजली शिजली की कीमत की उनको भी करने की कोशिश की। फिर आ गए इमरान खान साहब। इमरान खान साहब आए इस एजम्पशन के ऊपर कि इमरान खान आएगी, $200 अरब लाएगी, 100 अरब मेरे मुंह पे मारेगी, 100 अरब आपके मुंह पे मारेगी, ठीक है जी। और उन्होंने बहुत टाइम ज़ाया किया, असद उमर साहब ने और इमरान खान साहब ने। आपको याद होगा मतलब पीछे किसी ने आई थिंक इस तरह की बात की थी कि डैम फंड की अपील, आई थिंक आपका ही वो इंटरव्यू था जो मैं देख रहा था खुर्रम साहब के साथ। वो बाद में मैंने मतलब देखा, उन्होंने बड़ी मतलब क्योंकि वो इस जिसको कहते हैं कि सहाफ़ी आदमी है, तो उनका वो एक्चुअली एक ही दिन था जब डैम फंड की अपील भी लॉन्च हुई और आपने IMF को भी लारे लगाने शुरू किया कि हम आपके पास आ रहे हैं। तो लारे, अगर आपने किसी से पैसे लेने हो तो आप उसको लारे नहीं लगाते, पहली चीज़ तो ये है। तो उससे फिर ये हुआ कि IMF भी रिजिड होता गया, हालात भी ख़राब होते गए। आपको पहले फिर डैम फंड के पैसे नहीं आए, फिर आपका ख्याल था आपके भाई ममालिक जो हैं जिनकी आप गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं वो आप पे पैसे निछावर करना शुरू कर देंगे। वो भी नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था, जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया, उससे ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं था वो। उसके बाद ये हुआ कि असद उमर साहब ने जब हमारी नैया तकरीबन पूरी डुबो दी तो फिर खान साहब को एहसास हुआ कि मेरे साथ तो हाथ हो रहा है। जब खान साहब को एहसास हुआ कि मेरे साथ तो हाथ हो रहा है तो फिर असद उमर साहब को कहा गया कि जी अब आप घर चले जाएं। मतलब नवाज शरीफ साहब, टू इमरान खान क्रेडिट, इन्होंने असद उमर साहब को घर भेज दिया। नवाज शरीफ साहब ने ऐसे भी नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि हफीज़ शेख साहब आ गए। हफीज़ शेख साहब एक बड़े कंजर्वेटिव से टेक्नोक्रेट आदमी हैं, उन्होंने IMF से प्रोग्राम साइन किया और उसके बाद एक लिमिटेड सी स्पेस में चीज़ें चलानी शुरू कर दी। कंजर्वेटिव आदमी है तो इसलिए वो बहुत बोल्ड डिसीजन वगैरह वो नहीं ले सके। फिर शौकत तरीन साहब आ गए। शौकत तरीन साहब का एडवांटेज ये था कि इनको एक तो मतलब शौकत तरीन साहब का इशू ये है कि शौकत तरीन साहब एक्चुअली एक बहुत, जिस तरह मिफ्ता साहब एक कॉम्पिटेंट आदमी है अगर अपने आप पे काम करने दिया जाए, शौकत तरीन साहब एक कॉम्पिटेंट फाइनेंस मैनेजर हैं, ठीक है जी। इन्होंने चीज़ों को मैनेज करना शुरू किया, इन्होंने ग्रोथ की तरफ भी थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया IMF के साथ इन्होंने। सो बेसिकली शौकत तरीन साहब की असम्पशन ये थी कि हम ग्रोथ करेंगे और इन द मीन टाइम हम IMF के साथ को थोड़ा सा मामला सेटल वगैरह करके और अवाम इस काबिल भी हो जाएंगे कि जब ग्रोथ हो रही होगी तो उनको अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन वगैरह का झटका देंगे तो बर्दाश्त हो जाएगा। और फिर असम्पशन यही होगी पॉलिटिकली, जिस तरह किसी भी गवर्नमेंट की होती है कि हमारे पास को 1.5 साल होगा इससे पहले कि हम इलेक्शन में चले जाएँ, तो झटके झुटके हम दे चुके होंगे। फिर बीच में लेकिन ये हो गया कि आ गई नो कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। जब नो कॉन्फिडेंस आ गई तो नो कॉन्फिडेंस आने के बाद ये हुआ कि दो चीज़ें हुई। एक चीज़ तो ये हुई कि इमरान खान साहब हो गए रेकलेस, ठीक है। मतलब ऐसा ना फ्रैंकली इवन मतलब किसी हुकूमत ने मतलब PMLN किसी हद तक किया PMLN, लेकिन मेरा ख्याल है वो अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से ज़्यादा करते हैं, वो डिलिबरेटली नहीं करते। मतलब 93 में भी, 99 में भी, 2017 में भी वो इनकॉम्पिटेंस का फैक्टर ज़्यादा, वो डिलिबरेटली शायद इस तरह नहीं था। मतलब उनकी पॉलिसीज़ ही की डायरेक्शन ही गलत होती है, ठीक है। यहाँ शौकत तरीन साहब की पॉलिसीज़ की डायरेक्शन गलत नहीं थी,
ठीक है, बट इमरान खान साहब हो गए रेकलेस, उन्होंने कहा मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं तो वो उन्होंने कहा भी कि जी अगर हमें निकालना से बेहतर इनको देनी थी तो उससे बेहतर एटम बम मार दो। तो वो एक्चुअली एटम बम मार के चले गए हमारे पे। ठीक है जी, उन्होंने जो पेट्रोल प्राइस वगैरह वाला मामला किया वो एक्चुअली यही था, एटम बम ही मारा था। अब वो अगली गवर्नमेंट जो आई उसके लिए ज़िंदगी में दो मसले थे। एक मसला तो ये था कि जो खान साहब ने काम की थी पहले उसको पूरा करना है, उसके बाद जो IMF से कमिटमेंट सब्सिडी ख़त्म करने की थी उसको करना है, और फिर तीसरा जो लेवी की कमिटमेंट थी उसको भी पूरा करना है। ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी मुश्किल में फंस गई। यहाँ पर भी एक्चुअली नज़र यही आता है कि पहले 4-6 हफ्ते में मियाँ साहब ने तलबियाँ कर लीं, लोग गए, डार साहब को शौक होगा कि मैं बताऊँ कि हुकूमतें किस तरह चलती हैं, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ बट ठीक है। कुछ चौथे 6वें हफ्ते में इत्तेहादियों ने समझाया, खुद आई थिंक मतलब सीधी सी बात है हेल्म ऑफ अफेयर्स पे तो मिफ्ता साहब और शहबाज शरीफ साहब ही हैं, उनको भी समझ आई होगी कि यार वो तो जो मर्जी कहते रहें, अल्टीमेटली तो प्रेशर हम पे है। एट दैट पॉइंट आई थिंक शहबाज शरीफ साहब ने फिर ये फैसला किया कि जी अब हम जो कुछ करेंगे हम करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, चलना कैसे है। अब आप साइड पे हो जाएं, आप उधर बैठें, अब हम आपको बताएंगे कि चीज़ें इस मुल्क में कैसे चलनी चाहिए। अब उन्होंने मुश्किल फ़ैसले करने शुरू कर दिए। 5 दिन में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। अंदिया यही दे रहे हैं कि इसी महीने में तीसरी दफ़ा भी बढ़ा देंगे। अगर वो बढ़ जाती है उसके बाद फिर बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। फिर बेसिकली आप इस चीज़ पे डिपेंडेंट हैं, ग्लोबली फ्यूल प्राइस जो है वो ऊपर नीचे किस तरह होती है। बाकी आपको वो झटके वाला मामला नहीं करना पड़ेगा। वो 15 दिन के बाद जो भी छोटी मोटी एडजस्टमेंट हुआ करेगी इंटरनेशनल मार्केट की, वो आप किया करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब ये होगा कि लेकिन फिर दोबारा सवाल वही कि ये सब के बाद भी हाँ वो अच्छा हमें वही हम पहले भी बात कर चुके हैं यार। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आपके पास ना पिछले 100-150 साल की आपके मुल्क पे दुनिया की सबसे बड़ी FIR आप पे कटी हुई है, और आप एक्चुअली पिछले 6-8-10 साल से उसकी कीमत दे रहे हैं। OBL मतलब ये किसी को ना हमारे मुल्क में मतलब जो मतलब हमारे वो जो ना हमारे तज्जियाकारों को, ना हमारे जनरल्स को, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, मतलब ये रियलाइजेशन ही कहीं ना हमारी जनरल पब्लिक को ये रियलाइजेशन ही सिंक इन नहीं कर सक रही है कि वो कितना बड़ा मुद्दा था जो हमारे गले पड़ गया था, और वो कितना लिमिट कर देता है किसी के लिए भी एक लेवल से ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेट करना। मतलब अपनी वजूहात की वजह से अमेरिकी शायद आपसे टोटली डिसोसिएट ना हो सकें, ठीक है, अपनी वजूहात की वजह से चाइनीज़ शायद आपके साथ एंगेज रहे, अच्छे वक्तों पे आपने उनको एंगेज कर लिया था। अपनी वजूहात की वजह से किसी हद तक हमारे जो दोस्त ये GCC के ममालिक हैं ये भी आपके साथ, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा उस शौक की वजह से मतलब सो फॉर इंस्टेंस सीधी सी बात है, मतलब एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, और वो ये है कि मैं बिलफर्ज ऑडी हूँ, क्या मैं ऐसे मुल्क में अपना प्लांट लगाने के लिए 1-2 अरब रुपए डॉलर की इन्वेस्टमेंट, यूरो की इन्वेस्टमेंट करूँगा जहाँ से उसामा बिन लादेन बरामद हुआ था? मेरा तो नहीं ख्याल है कि मैं ये कर सकूँगा। ठीक है, मैं रेवलॉन हूँ, मैं एप्पल हूँ, क्या मैं अपनी आउटलेट्स एक ऐसे मुल्क में प्लान करूँगा जहाँ से उसामा बिन लादेन बरामद हुआ था? ठीक है, ये बड़ा सीरियस सवाल है, और इस सवाल को मतलब पहली तो रियलाइजेशन हमें चाहिए इस चीज़ की कि ये इस चीज़ की हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए कि कुछ गलत हो गया हुआ है। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि फिर ये सोच मतलब अगर ये रियलाइजेशन आएगी उसके बाद शायद हम ये सोचना शुरू करेंगे कि अच्छा अब इसको हम मिटिगेट किस तरह कर सकते हैं। मतलब आप उसके बाद देख लेना 10 साल अमरीकियों की आपके साथ इंगेजमेंट जितनी भी रही वो किस चीज़ पे रही है। अच्छा अफगानिस्तान ठीक है, ट्रांजैक्शनल सी बात है, आप बताएं हमें निकलना है, चलो ये $200 मिलियन ले लो, $250 मिलियन ले लो, चलो फैटस ग्रे से ब्लैक में नहीं जाने देंगे इस दफ़ा, चलो ये कर लेंगे, चलो वो कर लेंगे। ठीक है जी, चीनियों ने आपके साथ CPEC किया, ठीक है, बट चीनियों के भी कॉन्टीन्यूसली आपके साथ इस तरह के खदशात हमेशा से मौजूद रहे, उन्होंने आपके साथ इस तरह की चीज़ें की। ग्रेजुअली आप मतलब चाइनीज़ के केस में अच्छी चीज़ ये है कि आपके उनके साथ कम्युनिकेशन चैनल अच्छे हैं, आप उनको अपीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको, बट फ्रैंकली मतलब आप चाइना की मतलब आप हुआवे हैं, आप 10 दफ़ा सोचेंगे कि मैं पाकिस्तान में प्लांट लगाऊं कि ना लगाऊं, मैं चिप मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में मूव करना चाहूँ, मतलब बाकी फैक्टर छोड़ देंगे, आपका मतलब ह्यूमन रिसोर्स लो स्किल्ड है कि हाई स्किल्ड है, आप
मैं डेवलपमेंट सेंटर पाकिस्तान में बनाना है, मैं बनाऊंगा ना बनाऊँ। ये वो चीज़ है जिसको जब तक हम इंटरनली एक्नॉलेज नहीं कर लेंगे ना, तब तक हम ये सोचना शुरू नहीं कर सकेंगे कि अब हमने दुनिया के साथ एंगेज कैसे करना है। हमें मतलब ठीक है हो गया, मतलब शायद हमारी गलती नहीं थी, शायद वो चलता फिरता आ गया था, मतलब काफ़ी इम्कान यही, मतलब अमेरिकी कहते भी यही है कि मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट शायद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, मतलब उनकी स्टेटेड पोजीशन यही है। बट यार एक रियासत के अंदर से दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया, ठीक है। और उसामा बिन लादेन तो एक्चुअली वो शख्सियत थी, मतलब वो मतलब नोटोरियस कैरेक्टर था। चलें आप हसन नसरुल्लाह को अगर पकड़ते हैं, कहीं से पकड़ा जाता है, तो ईरान हसन नसरुल्लाह को सपोर्ट करता है, लेबनान में उसकी सपोर्ट बेस है, इराक़ के अंदर उसकी सपोर्ट बेस है, रूस के साथ शायद हो जाए, किसी और को आप मतलब ची गुवेरा अगर किसी ज़माने में पकड़ा गया था तो आधी दुनिया उसको हीरो समझती थी। उसामा बिन लादेन का मसला तो ये है कि दुनिया की आज की कोई भी रियासत, इवन हमारे करीब तरीन दोस्त सऊदी अरेबिया के साथ उसने ऐलान जंग किया हुआ था, अमारात, कतर, तुर्की, चीन, मतलब वो मुल्क जो हम मतलब जिनको हम कहते हैं अपने करीब तरीन इत्तेहादी समझते हैं, उनके लिए भी वो एक्सेप्टेबल नहीं था। ईरान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, जो खुद एक पराया स्टेट है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और जब तक हम इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक मामला आगे जाना शुरू नहीं करेगा। हमें हल निकालना पड़ेगा कि ये जो कुछ हो गया है हमारे साथ, इसको अब हमने मिटिगेट हमने दुनिया को कैसे बताना है कि हम बदल गए हैं या हम बदल रहे हैं। मतलब हम बदलने, मतलब हमारे बदलने के हालात तो ये हैं, हमारा वज़ीर आज़म फ्लोर ऑफ हाउस पे कहता है कि वो शहीद था। दुनिया के अंदर आपके ऊपर FIR कटी हुई है और आपकी थिंकिंग ये है, ये बड़ा सीरियस इशू है जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और इसके ये एक्चुअली आपके जो माशी मसाइल है ना उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी इशू की वजह से आपकी एड गई थी जो डायरेक्टली इक्विवेलेंट है आपके इस वक्त के करंट अकाउंट डेफिसिट का भी और आपकी जो फिस्कल स्पेस के अंदर जो इश्यूज़ हैं उसका भी। और ये जब तक इस मसले को आप एड्रेस नहीं करेंगे, इसको मिटिगेट नहीं करेंगे या इसका कोई सर्कमवेंशन नहीं निकालेंगे, मैं नहीं कह रहा कि इसकी कोई मिटिगेशन ही हो, बट अगर इसका कोई रास्ता भी निकालना है आपने, तो पहले आप एक्नॉलेज करें कि ये मसला है, इस वजह से दुनिया हमारे अंदर डॉलर नहीं फेंक रही है। हमें डॉलर चाहिए, हम चाहते हैं कि दुनिया की गाड़ियों की बड़ी कंपनी जो है वो $2 अरब पाकिस्तान में लगाए, क्योंकि जिस दिन वो $2 अरब पाकिस्तान में लगाती है इसका मतलब ये है कि आपके फॉरेक्स को $2 अरब का इंजेक्शन लग रहा है। हम चाहते हैं कि रेवलॉन और एप्पल जो हैं वो पाकिस्तान या उस तरह की दूसरी कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में मल्टीपल आउटलेट्स खोलेंगे। जिस दिन वो ये करते हैं उस दिन कुछ 100 मिलियन का आपको फॉरेक्स का इंजेक्शन लग रहा है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ये मसला आपका हल नहीं होगा। और फिर लॉन्ग टर्म में आपको एक्सपोर्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। वो एटलीस्ट अब नज़र आ रहा है कि हुकूमत को कुछ समझ आनी शुरू हो गई है। पॉलिसीज़ क्या होती हैं वो हम बात देखें। बजट के मेरे जहन में जो सवाल थे मैंने पूछ लिए। अब आप लोग सवाल भेजिए, वो हम अगले एपिसोड में इंक्लूड कर लेंगे। और अगर आपके सवाल ना आए तो फिर हम रेगुलर जो जिस तरह से इकोनॉमाइज चलता होता है वैसे इसको चलाएंगे। ये था हमारा बजट स्पेशल। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया देखने का। पेट्रन बने और लोकली भी अब आप देख रहे होंगे बहुत तरीके हैं पैसे भेजने के। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, पैसे बचाएं, मुझे भेजें। बाय।